actually knowing his journey, how he made his way to so far, and how the studies and the working journey has been for him. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, Hassan. वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप शादिया? Good, and so good to see you after a while, I would say. कितना टाइम हो गया आपको? Thanks for having me शादिया। मुझे अराउंड आई थिंक हमारी लास्ट डिस्कशन हुई थी 3 साल पहले, 4 साल पहले, इससे भी पहले, जब हम लोग नोवार्टिस में साथ थे। उस टाइम पे हमारी डिस्कशन हुई थी सैंडोज में। बिल्कुल ऐसा ही है। So good to see you, Hassan, and thank you very much for making this time. सुनने वालों के लिए बता देती हूँ कि हमने जो सीरीज ये शुरू की है, it's actually talking to the talent, because जो चैनल है हमारा, that is totally on the job market, and we are talking to the different set of talents in different industries. So we know that Pakistani asset जो एक बहुत बड़ा है, that is across the globe they are working, they are making impact. So you are also one of them, and you are making an impact representing Pakistan in US market, I would say. So that's a big thing. And firstly, I would say that thank you very much for making it and spending time for this session. Okay. Thank you शादिया for having me. जैसे आपने कहा कि काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तानी इधर हैं, काफ़ी डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ से आते हैं, काफ़ी डाइवर्स बैकग्राउंड से आते हैं और इधर आके एक्सेल कर रहे होते हैं डिफरेंट चीज़ों के अंदर। तो बेसिकली इस चीज़ का पर्पस भी यही इसी लाइन्स के अराउंड है कि लोगों को बताएं कि उनको बाहर आना है तो क्यों आना है, किस वजह से आना है, क्या उनके लिए व्हाई डू दे इवन वांट टू गो अब्रॉड, व्हाई कांट दे pursue certain opportunities with Pakistan, और different opportunities उनके लिए US में क्या हो सकती हैं, especially क्योंकि since I'm only associated with US market, so I can speak better to it. हम इसमें थोड़ा सा डिस्कशन आगे बढ़ाएंगे, लेकिन थैंक्स अगेन फॉर हैविंग मी। जी I'm sure कि माशाल्लाह से एक तो आपकी एनर्जी वैसे भी माशाल्लाह से अच्छी है, एंड आई अंडरस्टैंड कि जब आप मुझसे बाहर होते हैं तो आपको जो गिविंग बैक वाला जो आपके जहन में आती है ना, वो चीज़ बहुत ज़्यादा आती है, बिकॉज यू फील कि यस व्हेन यू वर इन दैट जर्नी, सो हाउ डिड यू फील। तो हमारे डिस्कशन का मकसद भी इंशाल्लाह ये होगा, सो दैट आपके एक्सपीरियंस से हम बहुत सारे लोगों को फायदा उठा सकते हैं इंशाल्लाह। ठीक है। सो Hassan, you did BBA, right? In 2020 ग्रेजुएट हुआ हूँ IB। So 2020 में आपने BBA किया था, and then you joined some local organizations in Pakistan. Not local, in fact, those were some multinationals, those were working in Pakistan. So you joined there. आपके जब मैंने प्रोफाइल देखा बस, you worked here for like 1.5 year, and then you moved to US. तो एक तो थोड़ा सा वो बताइएगा कि यहाँ पे आपने क्या काम किया था, what was that, and then फिर हम आएंगे इस टॉपिक पे कि जी आपका बाहर जाना कैसा हुआ। बिल्कुल। तो मेरा जर्नी शुरू, खैर मैंने जब अपना BBA शुरू किया था तो उसी टाइम से मेरे एक दिमाग में था कि मुझे तो कुछ परसू करना है, मतलब मास्टर्स कहीं से अच्छी जगह से परसू करना है। IPA ऑब्वियस वेरी गुड इंस्टीट्यूशन, लेकिन किसी बाहर कोई अब्रॉड डिग्री, फॉरेन डिग्री लेनी है मैंने, मुझे मेरे एक दिमाग में था, मेरी एक अपनी मेरा एक पर्सनल एम्बिशन था। खैर वो था मेरा एम्बिशन। राइट आफ्टर IPA मैंने IPA के अंदर मार्केटिंग एंड फाइनेंस के अंदर अपना मेजर्स किया था, एंड देन राइट आफ्टर IPA आई जॉइंड सैंडोज पाकिस्तान, जहाँ पर मैंने मैनेजमेंट ट्रेनी से स्टार्ट किया था। कंट्री हेड को आई वाज अंडर कंट्री हेड पाकिस्तान, और उधर डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे काम करते थे। बहुत सारे डिफरेंट डाइवर्स टाइप का एक्सपीरियंस होता था, कभी HR में होता था, कभी कमर्शियल एक्सीलेंस में, कभी फाइनेंस में। उसी दौरान कुछ चीज़ों पे जब मैंने काम करना शुरू किया तो मेरा एक्सपोजर डेटा से भी हुआ था। शायद आपको भी याद होगा, एक हमने कोई डेटा ट्री बनाई थी, उसके अंदर उसमें हम काम कर रहे थे। तो उधर से मुझे थोड़ा सा रियलाइजेशन हुआ यार कि I like the business aspect of things, but I also like to start lending factual credence to our analysis. तो वहाँ से मुझे रियलाइजेशन हुई कि मुझे डेटा के अंदर अपनी एक्सपर्टीज बढ़ानी चाहिए। उस पे चलते हुए आई देन जॉइन GSK पाकिस्तान एज अ BI एनालिस्ट। वहाँ पर हम लोग बहुत ज़्यादा डेटा के अंदर काम करते थे, के डैशबोर्ड
आ रहे हैं, स्ट्रेटजीज डेटा की बेस हो रही हैं। तो उधर से मुझे हुआ कि दिस इज समथिंग दैट आई वांट टू डू इन द लॉन्ग टर्म, दिस इज समथिंग दैट आई वांट टू डू इन द फ्यूचर, मुझे ये अपना करियर बनाना है। तो वहाँ से आपकी एक सेंस बनती है कि अगर आप इस चीज़ में करियर बनाना है, हाउ शुड यू स्टार्ट पुटिंग योरसेल्फ लाइक इन अ पोजीशन कि आपको एक्सपर्टीज आ जाए उसके अंदर। तो मुझे जो लॉजिकल एक स्टेप नज़र आ रहा था, in line with my ambition, in line with my interest, in line with whatever experience I got from Sandoz and GSK, वो ये था कि I should pursue masters abroad. मैंने उस पे फिर काम करना शुरू कर दिया। ऑब्वियसली उसका एक पूरे हम लोग बताएंगे क्या प्रोसेस होता है, किस तरह से होता है, और डिफरेंट डिग्रीज मैंने एक्सप्लोर करना शुरू करी। MBA भी एक्सप्लोर किया था मैंने बिजनेस एनालिटिक्स भी एक्सप्लोर किया था। मैंने ऐसी डिग्री एक्सप्लोर की जैसे इंफॉर्मेशन सिस्टम भी एक्सप्लोर किया था, IT भी एक्सप्लोर किया था। और उसमें एक्सप्लोर करते हुए जो चीज़ मुझे ज़्यादा अलाइन नज़र आई एनालिटिक्स एंड डेटा एनालिटिक्स से, वो थी बिजनेस एनालिटिक्स की डिग्री। क्योंकि व्हाट आई फील इज degree in business analytics is a very good mix of computing tools, SQL, Python, plus your business analytics. So उसमें आप सिर्फ ये नहीं कर सकते कि यार मुझे Python आता है तो मैं सीख जाऊँ, मैं कोडिंग करता हूँ तो मैं सीखता हूँ। That's not what it means. उसका मतलब होता है कि आपने टूल सीखे, then how do you translate your knowledge of IT and tools into business decisions? जो चीज़ बात करता हूँ। तो जब मैं US मूव जब मुझे चीज़ें दिमाग में आई कि यार क्या करना है, तो मैंने करिकुलम्स थोड़े से एक्सप्लोर करना शुरू किए। थोड़ी सी आपको सेल्फ रिफ्लेक्शन भी चाहिए होती है। यार मुझे दूर से देख के तो आई एम वेरी पैशनेट अबाउट दिस, जब मैं करने बैठता हूँ तो मुझसे होता भी है। वो वाली चीज़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको कि बहुत ज़्यादा कोई चीज़ इट साउंड्स वेरी कूल, सब लोग जा रहे हैं, कर रहे हैं, तो उसके अंदर आपको थोड़ा-सा सोचना चाहिए कि यार क्या मुझसे वो चीज़ हो पा रही है? दैट्स व्हाट आई डिड। मैंने थोड़ी-सी SQL, पाइथन जो नज़र आता था उसकी मैं छोटी-छोटी चीज़ें उठाता था, ये अपने बेस पे करने की कोशिश करता था। देखता था कि यार मज़ा भी आ रहा है करने में या नहीं आ रहा है, ऐसे ही बस शौक हो रहा है तो मैं अपने पैशन और एम्बिशन के चक्कर में बाहर निकल जाऊँ। क्योंकि इट्स अ बिग इन्वेस्टमेंट, आपको पैसे भी लगाने पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल आँखें बंद करके चले जाएँ, मतलब कोई आप आई कम फ्रॉम अ वेरी मिडल क्लास बैकग्राउंड, तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि भई मैं बहुत अमीर था और मेरे पैसे उड़ाने का कोई बहुत शौक है, ऐसा कुछ भी नहीं। सो यू नीड टू बी वेरी माइंडफुल ऑफ दीज़ थिंग्स एज़ वेल। तो जब मैं US मूव कर रहा था तो मैंने ये 4-5 चीज़ें सोची यार इज़ दिस डिग्री गोना वर्थ इट? क्या यही है जो मुझे फ्यूचर में करना भी है? सेकेंडली, thirdly कि अगर मैं ये डिग्री परस्यू करता हूँ, what is the possible impact of that? And how long will it take for me to get the return on this investment? जब थोड़ा-सा बिज़नेस थोड़ा-सा ROI और वो सारा आने लगता है दिमाग में, तो वो वाला एक था मेरे हिसाब से कि यार चलो नॉलेज तो आ जाएगी, अंडरस्टैंडिंग भी आ जाएगी, एंड that's gonna live with me forever. लेकिन पैसे भी मैं लगाऊँगा, वो भी कहीं से उसकी भी आना चाहिए। At that point US market was booming. ये भी है थोड़ा-सा ज़ाहिर है, obviously recession is kind of looming, but still it's booming. बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो वो वाली चीज़ मैंने देखी यार, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं, तो it shouldn't be a problem to kind of land a good job. डिग्रीज़ बहुत अच्छी हैं, यूनिवर्सिटीज़ इंटरेस्ट भी अलाइन हो रहा है। Checked all the boxes और फिर उसके बाद move to US, अप्लाई किया डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में, एडमिशंस आए और फिर पूरा प्रोसेस है। गुड। सो इनफैक्ट आई मीन जब मैं पूरा आपकी ट्रेल देखूं जो आपने पूरा बताया, तो इसका मतलब इट वाज अ नोन एंड वेल थॉट डिसीजन। इट वाज नॉट जस्ट कि आपने पहले बताया कि आपका ठीक है एम्बिशन था, पुराना एम्बिशन था कि हाँ जी मुझे बाहर की डिग्री लेनी है,
then I think when you started working, so I think एक आपका जो mentorship का experience होता है, and I know that really well much when you were working with the Qantas team, and I've also enjoyed working with you a lot. डेटा में इट्स गुड, तो मैं मुझसे सुनने वालों के लिए बहुत चीजें ये समझने की है कि जब आप पढ़ रहे होते हैं उस वक्त आपके सर्टेन एम्बिशंस होते हैं, लेकिन उसके बाद ये होता है कि जब आप थोड़ा सा यू शुड गेट योर हैंड्स इनटू दैट फर्स्ट, ठीक है ना। आपने अगर इंटर्नशिप करनी है या आपने एमटीशिप में आप चले गए, तो आई थिंक दैट इज इटसेल्फ इज अ वेरी वंडरफुल अपॉर्चुनिटी फॉर यू, कि अगर आपको लगता है कि ये चीज भी मैंने परस्यू करनी है, तो जब आप किसी जगह पर एसोसिएट होते हैं तो वहाँ उसको हैंड्स ऑन अप्लाई करने की कोशिश करें, उस पर जितना काम करने की कोशिश करें, और अपने आप को सेल्फ चेक रखें। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम सिर्फ सोच रहे होते हैं कि हमें चीज अच्छी लग रही है तो बस दैट वी नीड, लेकिन जब आप करते हैं प्रैक्टिकली तो देन यू गेट टू नो कि जी ओके मे बी आई लाइक इट बट आई एम नॉट गुड एट इट, राइट। बिल्कुल। और तीसरी चीज जो मुझे आपकी जर्नी से लगी वो ये कि व्हेन यू ऑल्सो चेक्ड योरसेल्फ कि जी मैं ये काम कर रहा हूँ तो क्या मुझसे हो भी पा रहा है कि नहीं आ रहा। पहली चीज ये कि तू एम आई केपेबल ऑफ डूइंग दैट, एंड देन आपने देखा कि am I enjoying that, यानी कि मुझे समझ आ रहा है and I'm getting comfortable with it with the time। तो आपने उसको एक्सपेंड किया, एंड देन ये सवाल मुझे आपसे पूछना है कि आपने बताया कि आप यूएस तो आपने लिया, लेकिन यू गॉट योर यूनिवर्सिटी चेक, एंड आपने ये चेक किया कि वहाँ की जो इकॉनमी है वो इस वक्त चल रही है नहीं है, डिफरेंट इंडस्ट्री में डिफरेंट इकॉनमी में डिफरेंट टाइम्स आते रहते हैं। सो यू एक्चुअली मेड अ चेकलिस्ट एंड यू देन टिक्ड ऑल द बॉक्सेस एंड देन यू डिसाइडेड व्हाई यूएस। ये बताएं पहले, व्हाई यूएस। इसका क्वेश्चन आंसर है बिल्कुल एक तरीके से बिल्कुल लूप बैक करेगा उस पॉइंट पे कि जब मैं अपनी चेकलिस्ट वाली सारी चीज़ें कर रहा था तो 2-4 चीज़ें थी दिमाग में कि सबसे पहला मेरे पास 3 एस्पेक्ट्स होते थे, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, अपॉर्चुनिटीज, फाइनेंशियल इम्पैक्ट। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ऑस्ट्रेलिया में भी अच्छी है, यूएस में भी अच्छी है, कनाडा में भी अच्छी है, सब जगह पे, यूरोप में भी आप जा सकते हैं, अच्छी है। तो उसके हिसाब से तो मतलब सारी चीज़ें ठीक हो। अपॉर्चुनिटीज़ नो डाउट यूएस में सबसे ज़्यादा इन टर्म्स ऑफ सैलरीज, इन टर्म्स ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़, इन टर्म्स ऑफ आपकी एक्सपोजर आपको डिफरेंट जगहों का मिल सकता है। कि फॉर एग्जाम्पल जो आई एम नॉट श्योर कि किस तरह के दूसरी जगह, लेकिन यूएस में मैंने ये देखा है कि सैलरीज जनरली हायर हैं, तो उस चीज़ को मैंने और दिमाग में रखा। और थर्ड चीज़ ये थी कि फाइनेंशियल इम्पैक्ट का मतलब ये हुआ कि फाइनेंशियल इम्पैक्ट एंड आपकी सपोर्ट। तो यूएस में मेरी थोड़ी सी फैमिली थी, तो मुझे ये था यार मैं वहाँ जाऊँगा तो दे नो हाउ दे वेंट एंड हाउ दे सेटल्ड, और उनके एक्सपीरियंस मैं सीख सकता हूँ। मेरे कुछ दोस्त हैं यहाँ पर, तो अगर मैं किसी भी स्टेट में जाता हूँ वहाँ पर मेरे ऑलरेडी दोस्त हैं, आई कैन रिलाई ऑन देम फॉर अ मंथ और 2 कि मैं उनके ऊपर रिलाई करूँ। और कुछ मतलब ज़ाहिर है जब आप किसी नई जगह पे जाते हैं तो आपके लिए वो जगह बिल्कुल चाँद जैसी, वहाँ कुछ भी नहीं। आपको वहाँ ना आपके पास फ़ोन नंबर, आपका ना फ़ोन चलेगा, ना आपका इंटरनेट चलेगा, ना आपके पैसे होंगे। पैसे मतलब अगर आप कैश भी लेके जाएँगे तो हर जगह पे कैश भी एक्सेप्ट नहीं होता, तो आपको क्रेडिट कार्ड भी चाहिए, बैंक भी चाहिए, बैंक अकाउंट आप डॉक्यूमेंटेशन चाहिए। तो थोड़ा बहुत आपको ड्राइव करना पड़ता है जब आप जाते हैं। तो ये एक एस्पेक्ट ऐसा था जिसकी वजह से मुझे सबसे ज़्यादा यूएस की तरफ इंक्लिनेशन हुई कि यार अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर भी अच्छी हैं, यूरोप में भी अच्छी हैं, सब जगह पे अच्छी हैं एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। तो यूएस वाई डू आई थिंक, इसलिए कि वहाँ पर मेरे पास सपोर्ट, वहाँ पर अगर मुझे कोई रेनी डे आता है तो मेरे पास कोई दोस्त, कोई फैमिली थी कि यार मैं आ जाऊँ एकदम से कि यार मुझे कॉल करनी है, मेरी कॉल नहीं मिल रही, आई डोंट हैव नेटवर्क नहीं है। तो वो वाला एस्पेक्ट वाज वेरी इम्पोर्टेंट। और जो उसी के अंदर एक और फाइनेंशियल इम्पैक्ट का आता है कि यूएस में आई थिंक मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से, जिस तरह से मैंने कैलकुलेशन की थी एवरेज सैलरी से सारा कुछ लगा के कि आपकी इन्वेस्टमेंट एजुकेशन में कितनी जा रही है, और उसके अगेंस्ट आपका जो आरओआई है यूएस में मुझे सबसे ज़्यादा नजर आया। तो उस बेस पे आई डिसाइडेड कि यार आई थिंक यूएस इज द राइट मूव। So basically like all the time all the analysis were there, और उसके बाद ये made a decision, right?
बिल्कुल। सो आई थिंक एक चीज ये समझनी है कि जब भी आप डिसीजन ले रहे हो, कोई बड़ा डिसीजन लो, तो यू नीड टू हैव कैलकुलेटेड डिसीजन, बिकॉज इट्स नॉट के बहुत हम जब स्टूडेंट होते हैं तो हमारे दिमाग में होता है कि ठीक है मेरा दोस्त जा रहा है, या मेरी फ्रेंड ने जो है ना फला फील्ड परस्यू कर लिया, तो आई थिंक मे बी शायद मेरे लिए भी सही होगी, या फिर इट्स गुड फॉर हसन, मे बी इट्स गुड फॉर एवरीवन। सो आई थिंक ऐसे जो इस डिस्कशन से समझने की बात है वो ये कि व्हाटएवर द डिसीजन यू हैव, यू डेफिनेटली व्हेन यू ड्रीम ऑफ, यू कैन डेफिनेटली अचीव दैट। बट द थिंग इज कि जब भी आप इतना बड़ा रिस्क लेते हैं कि लाइक बीइंग एट अ वेरी यंग एज माशाल्लाह से व्हेन यू मूव, सो उस वक्त आपको बहुत ज्यादा कैलकुलेशन कर लेनी चाहिए, एटलीस्ट जितनी आप अपने लिए पॉसिबल हो। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही है। एक चीज़ है, और एक और एक थोड़ा सा कैवियाट कॉल आउट करूँगा कि दूर से हर चीज़ बहुत ज़्यादा वो लगती है कि यार वहाँ पर सब बेहतरीन होगा, जाते ही एकदम लाइफ सेट, ऐसा नहीं होता। ये बताएं कि जो पहला शुरू के दिन थे वो थोड़ा डिटेल में आगे आपसे पूछूंगी। जब आप यहाँ से गए होता है ना कि फर्स्ट टाइम जब कहीं जा रहे होते तो आपको लगता है कि भाई आप तो ठीक है यूएस जा रहे हैं, एवरीथिंग विल बी ऑल यू नो, आपके लिए रेड कार्पेट शायद बिछा हुआ होगा और आप जाएंगे और एवरीथिंग विल बी ऑल सेटल्ड, ठीक है? तो ऐसे ही था या आपको कुछ शॉक्स लगे जाके शुरू में? जब आप किसी दूसरी कंट्री मूव करते हैं तो इट्स लाइक अ माइनर माइग्रेशन फॉर यू। तो आप अपनी पूरी ज़िंदगी, अगर आपको छोटा सा इसको सम अप करूँ, तो आप 4 बक्सों में बंद करते हैं और उठा के लेके चले जाते हैं। जब आप ये करते हैं तो वहाँ जाकर आपको हज़ारों चीज़ें शुरू से करनी पड़ती हैं, हज़ारों चीज़ें आपको शुरू से देखनी पड़ती हैं। हो सकता है आपके कोई दोस्त ना हो वहाँ पे, हो सकता है आप किसी को जानते ना हो, तो आपको वहाँ पर अपना एक सोशल सर्कल बनाना पड़ता है। आपको पाकिस्तान में अगर आप अपनी फैमिली के साथ रहते हैं तो आपको ज़्यादा ग्रोसरीज़, खाने-पीने, कपड़े धोने, घर की सफाई करने, चीज़ों के बारे में नहीं होता। कभी-कभी तो आप ये भी सोचते हैं पाकिस्तान में यार सफाई ना ही हुई तो क्या होगा? फिर जब आप यहाँ रहते हैं अकेले, आपको अपना अपार्टमेंट होता है, तो आपको ये होता है यार बड़ा घर गंदा हो रहा है, थोड़ा-सा साफ कर लेते हैं। वो भी आपको खुद करना पड़ता है। आपको कचरे भी खुद उठाने पड़ते हैं अपने घर के, आपको अपने बाथरूम भी खुद धोने पड़ते हैं। तो ज़ाहिर है एक अच्छी बातें बहुत हैं अपॉर्च्युनिटी के मामलात में। जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ बहुत अच्छी हैं। बट ऑन अ सेम नोट, यहाँ पर आपको डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा आ जाता है। आपको अपने चीज़ें बहुत ज़्यादा मैनेज करनी पड़ती हैं कि यार मुझे अगर आज ग्रोसरीज़ करनी है तो करनी है, वरना मेरे पास दूध नहीं होगा चाय के लिए। तो ये वाली चीज़ें आपको करनी होती हैं, आपको अपने आप को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। एक्सपीरियंस जब मैं बिल्कुल नया-नया गया था तो ज़ाहिर है बिल्कुल सही क्रेडिट कार्ड के साथ। आप क्रेडिट कार्ड के लिए कुछ-कुछ क्रेडिट कार्ड्स होते हैं जो बगैर एसएसएन के खुल जाते हैं, जो स्टूडेंट फ्रेंडली होते हैं। वो मुझे पता भी नहीं था कि वो होते हैं। तो वो भी मुझे बताने वाला कोई दोस्त था जो मतलब है मेरे मतलब खाला हैं, उन्होंने मुझे बताया कि किस तरह से है। तो मेरा भाई था यहाँ पे पहले से, तो मुझे उन एस्पेक्ट से ये चीज़ें पता चली हैं कि यार आपको क्रेडिट कार्ड ये वाला खुलवाना है, सिम ये वाली लेनी है, ये चीज़ें ये वाली करनी है। तो इनिशियल एक्सपीरियंस थोड़ा-सा रॉकी सा था, लेकिन मतलब ऑब्वियसली गेट्स बेटर विद टाइम, आपको अंडरस्टैंडिंग आना शुरू हो जाती है चीज़ों की। और मेरे हिसाब से थोड़े टाइम के बाद आपको डिसिप्लिन भी आ जाता है कि यार किस तरह से बिज़नेस मैनेज करनी है, किस तरह से अपने आप को लेके चलना है, अपना घर संभालना है, एक टाइम होना चाहिए हर चीज़ का, डिसिप्लिन होना चाहिए। अब आप कॉलेज वाली लाइफ नहीं है कि यार अब जो वो वाला नहीं होता, थोड़ा-सा आपको डिस्कस करना पड़ता है। तो अच्छा ये बताएं कि आप जब यहाँ से मूव के तो आप ऑलरेडी उस पर तो फिर हम थोड़ा सा बाद में डिस्कशन कर लेंगे, बिकॉज मैं ये समझती हूँ कि जो हमारा जो ये डिस्कशन है आपसे करने का मकसद वो ये है कि एक तो ये समझना है कि जब आप एज ए पाकिस्तानी टैलेंट बाहर कंट्री में आप जाते हैं तो वहाँ पर आपको इनिशियल किस तरह के चैलेंजेस आ सकते हैं या जनरली आते हैं। डेफिनेटली आप दूसरे मुल्क में मूव करते हैं तो हर चीज़ जैसी तो नहीं होती, घर जैसी तो बिल्कुल नहीं होती, ठीक है? तो आपको बहुत सारे डिफरेंट स्टेजेस से गुजरना होता है, तो हम चाहेंगे कि वो हम ज़रूर डिस्कस करें सो दैट हमारे यहाँ क्योंकि वी नो कि पाकिस्तानी टैलेंट बहुत फ्रीक्वेंसी से बाहर जाता भी है और अभी भी जा रहा है, तो बहुत दफ़ा उनकी विजिबिलिटी नहीं होती उन चीज़ों के ऊपर जो कि उनको होनी चाहिए। बिल्कुल। और दूसरा ये कि अभी आप जो स्टडीज़ कर रहे हैं, यू आर स्टडीइंग एंड यू आर वर्किंग बोथ, राइट? थोड़ा सा ही बता दीजिएगा। आई थिंक आज के डिस्कशन में आप भी करेंगे कि आप जब गए थे पहले स्टडीज़ का कितना अर्सा रहा एंड हाउ सून यू स्टार्टेड वर्किंग, और वो किस तरह से हुआ, और आप जो जॉब कर रहे हैं वो किस तरह से है? अच्छा, मेरी डिग्री ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, तो मेरी स्टडीज़ तो कंप्लीट हो चुकी है।
ओके। तो लेकिन जब मैं पढ़ रहा था तो उस वक़्त आपका, क्योंकि हम लोग आते हैं F1 वीज़ा के ऊपर, तो आपको ऑफ कैंपस अलाउड नहीं होता काम, तो आई यूज्ड टू वर्क ऑन कैंपस। उसमें डिफरेंट ऑन कैंपस जॉब्स होती हैं। वो मैं कर रहा था कि काम भी कर रहा था, साथ-साथ वो पढ़ भी रहा था। उसमें जो जॉब्स मैं करता था डेटा एनालिस्ट की, यूजुअली मैं कोशिश करता कि ऐसी जॉब हो जो रिलेट करे मेरे प्रोग्राम से। इसके अलावा बहुत सारी जॉब्स ऐसी भी होती हैं जो आपके प्रोग्राम से रिलेट नहीं करती, ऑन कैंपस होती हैं। जैसे आप ऑन कैंपस कैफ़े में बैरिस्टा बन के आपने कॉफ़ीज़ बना रहे हैं, कैफ़े में खड़े हो गए। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन दे ऐड वैल्यू टू योर रिज़्यूमे इन अ वेरी डिफरेंट वे कि आपको कस्टमर मैनेजमेंट आती है, कस्टमर सर्विस आती है। अगर आप हार्ड स्किल्स पे काम करना चाहते हैं तो आप ज़्यादा फ़ोकस करें उन जॉब्स पे जो आपके हार्ड स्किल्स को ज़्यादा बेहतर बनाएँगी। वो वो मैं उस वक़्त जब मैं अपनी स्टडीज़ में था, जब मैं बिज़नेस एनालिटिक्स यहाँ से कर रहा था, तो उस वक़्त मैंने ज़्यादातर जॉब्स पे फ़ोकस किया कि मुझे हार्ड स्किल का ज़्यादा एक्सपोज़र हो। फॉर एग्ज़ाम्पल टेक्स्ट ट्यूटर था, तो उसमें ऑब्वियसली जब आप ट्यूटर होते हो तो आपको रिवाइज़ करनी पड़ती है। उसके अलावा मैं डेटा एनालिस्ट था। सीआईडी के लिए एक प्रोजेक्ट था उनका गाना, मैं उसके लिए मैं डेटा एनालिस्ट था। इसके अलावा मैंने एक जॉब और की थी ऑन कैंपस। वो थी आईटी एंड कंप्लायंस असिस्टेंट की। में ज़्यादा एक्सपोज़र होता था कंप्लायंस रिलेटेड चीज़ों के लिए कि क्या रेगुलेटरी चीज़ें होती हैं, क्या-क्या रेगुलेशंस होती हैं जब आप किसी आईटी सिस्टम को डिप्लॉय करते हैं। तो वो वाली चीज़ों में मैंने ज़्यादा अपना फ़ोकस रखा एज़ कम्पेयर टू बीइंग अ बैरिस्टा या कोई कैफ़े में खड़ा होना। क्योंकि वो आई थिंक जो मेरा एम्बिशन था, जिस तरह की मुझे जॉब करनी थी, उसके लिए वो स्किल सेट इतना रेलेवेंट था भी नहीं कि मैं उसको अगर अटेन कर भी लेता तो मेरे लिए इतनी वैल्यू ऐड ना करता शायद। अम, तो वो टाइम था मेरा स्टडीज़ का। अब आई एम वर्किंग एज़ अ बैंकर, सीनियर एनालिस्ट एट अ बैंक। मेरा अब ज़्यादातर काम होता है अंडरराइटिंग में, क्रेडिट पॉलिसी में, क्रेडिट रिस्क में, व्हिच leverages all kind of skills that I attained during my master's degree। उसमें ज़्यादातर हम लोग का फ़ोकस होता है कि डेटा किस तरह से फैक्ट करना है, डेटा को वैलिडेट कैसे करेंगे, उसके बाद फिर बेसिकली डेटा की विजुअलाइज़ेशन करना। ये 3 चीज़ें बड़ी आसान लगती हैं, बड़ी बेसिक सी हैं कि यार आपने डेटा फेच किया, डेटा को आपने एक्सेल में डाला या किसी भी पाइथन के टूल के थ्रू आपने उसके अंदर चार्ट्स-वार्ट्स बनाए, सब कुछ किया। 100% आसान चीज़ें हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है कि हाउ डू यू स्टार्ट कनेक्टिंग डॉट्स बिटवीन डेटा सेट्स। तो अगर आपके पास एक डेटा है तो वो स्टोरी आपको क्या बता रहा है? तो You need to interpret that, right? The meaningful interpretation like can use. बिल्कुल, बिल्कुल इंटरप्रेट करना डेटा को ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, स्पेशली इन बिज़नेस कॉन्टेक्स्ट। सो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, उन्होंने कुछ पिछले डिसीजंस लिए हुए होंगे। हर डिसीजन पे कॉन्सिक्वेंस या एक इम्पैक्ट होगा। तो अगर आपके डेटा में कोई स्टोरी आ रही है इज़ नॉट इन लाइन विद द एक्सपेक्टेड इम्पैक्ट या एक्सपेक्टेड आउटकम ऑफ द डिसीजन, तो आप उसको कैसे सपोर्ट करेंगे अपनी स्टोरी से? तो आपकी स्टोरी उस तरह से काफ़ी ज़्यादा बी अ वेरी कोहेरेंट स्टोरी, इट शुड बी अ वेरी स्टोरी। तो वो वाली चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं और वही वाली मेरी फ़िलहाल अभी जो मैं काम कर रहा हूँ, उसमें ज़्यादातर फ़ोकस यही होता है कि जो हमारा बिज़नेस पोर्टफ़ोलियो है, उसकी हमें अंडरराइटिंग करनी है, क्रेडिट पॉलिसी मेकिंग करनी है, क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट करनी है। 3 ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पिलर्स ऑफ क्रेडिट इंडस्ट्री और बैंकिंग इंडस्ट्री। कि अंडरराइट आप किस तरह से करेंगे, किसको आपने एक्सेप्ट डिक्लाइन करना है, क्या आपका कस्टमर वैल्यू होगा या नहीं होगा? उसके लिए आप क्रेडिट पॉलिसी क्या बना रहे हैं कि अगर आपका कोई कस्टमर आपने एक्सेप्ट डिक्लाइन कर दिया तो आप क्रेडिट लाइन कितनी देंगे? और फिर क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट आपने एक बंदे को एक्सेप्ट करा और decline कर दिया है, तो आपके लिए वो उतना रिस्की है या नहीं? तो उस चीज़ में बेसिकली मैं अभी काम कर रहा हूँ। वो वो मेरा रोल है एसेंशियली अभी अभी तो। ठीक। लास्ट क्वेश्चन आई थिंक इसी आपके फील्ड से मुतालिक हम पूछते हैं कि जो डेटा जिस फील्ड में भी आप हैं, ठीक है, डेटा एनालिसिस में, एंड द गुड पार्ट आपने शुरू में शेयर कर लिया कि नहीं हाउ यू मेड द डिसीजन कि आप इस फील्ड में जाना है, लेकिन इस वक्त करंटली फॉर एग्जांपल कुछ स्टूडेंट जो हमें सुन रहे होंगे, आप क्या समझते हैं कि फॉर एग्जांपल इफ समवन गेट्स एन इंस्पिरेशन फ्रॉम योर साइड, सो आप क्या सजेस्ट करेंगे कि कौन सी फील्ड या कौन सी स्टडीज जो इस वक्त कर रहे हैं जो ज्यादा लीड करती हैं टुवर्ड्स डेटा एनालिसिस, अगर वो आना चाहते हैं तो ज्यादा उनको सूट करेगा? अगर वो इसका थोड़ा सा 2-3 हम पॉइंट्स बता दें तो देन विल रैप अप। अच्छा, मेरा जितना एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं रिसर्च भी करता आ रहा हूँ और उसमें मैंने काफ़ी डिफरेंट
आई थिंक वो रिसर्च जो है इट्स मोर टुवर्ड्स सोशल साइंसेस, और उनके जो टॉपिक्स हैं वो ज़्यादा सोशल साइंस और एनवायरमेंटल साइंस के हैं। तो मेरा जितना एक्सपीरियंस है, डेटा एनालिसिस इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट और मे बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ लाइक एवरीथिंग यू डू टुडे। तो अगर फॉर एग्जांपल एक बंदा साइकोलॉजी में है और वो डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट लोगों की उसको जो भी काम करता है उसको अपने अपने डेटा को या अपने पेशेंट्स स्टडीज करनी है और डेटा उसका एनालाइज करना है, तो उसके लिए डेटा एनालिसिस स्किल्स होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब जो असल क्वेश्चन आता है कि इज दिस योर फोर्टे और नॉट, उसमें ये है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं सोशल साइंसेस की तरफ हैं, या फिर अगर आप आर्ट्स की तरफ जाते हैं तो बहुत सारी आर्ट्स आई थिंक बिल्कुल ही, अगर बिल्कुल आप बेसिक आर्ट्स की लाइक फाइन आर्ट्स की बात करें तो वो तो बिल्कुल ही इट्स अ डिफरेंट फील्ड। लेकिन अगर आप सोशल साइंसेज और इस तरह की पॉलिटिकल साइंसेज, आप पब्लिक पॉलिसी, इन चीज़ों की बात करते हैं, तो इधर भी 2 टाइप के मेथड्स होते हैं, एक क्वांटिटेटिव होता है, क्वालिटेटिव होता है। क्वांटिटेटिव वाली साइड वो होती है जहाँ पर ज़्यादातर डेटा एनालिसिस यूज़ हो रहा होता है, डेटा यूज़ हो रहा होता है, आपकी इन्फॉर्मेशन यूज़ हो रही होती है, मेक डिसीजंस and make public policy. And then the qualitative side is where you start looking at subjective things, human behavior, किस तरह से लोग रिएक्ट करेंगे, किस तरह से लोगों का कंज्यूमर बिहेवियर, उस तरह की चीज़ों के ऊपर आप ज़्यादा फोकस करना शुरू करते हैं कि यार मेरा डेटा तो ये बोल रहा है कि मैंने आज डिसीजन लिया है तो ये होगा। अब मैं एज इंसान अगर मेरे ऊपर ये डिसीजन को तसल्लुत करता है या मेरे ऊपर ये डिसीजन ये आता है तो हाउ विल आई रिएक्ट या हाउ विल माय फ्रेंड रिएक्ट। हर एक की साइकोलॉजी अलग होती है, चीज़ें होती हैं, तो उसके हिसाब से आई थिंक जो स्टैट्स को जैसे हम करते हैं, डिफरेंट स्टैट्स करते हैं, डिफरेंट सर्वेज करते हैं, जो डाटा आता है डेफिनेटली आप उसमें से कुछ ना कुछ इवैल्यूएट करते हैं ना कि स्टडी से हमने क्या रिजल्ट निकाला है। एंड यू आर वेरी राइट, आई वुड से कि कोई भी फील्ड हो, चाहे वो कोई बिजनेस हो या यू आर मे बी यू आर इन क्लिनिकल स्टडीज और किसी भी तरह की स्टडीज में है, तो आपको डेफिनेटली डेटा चाहिए होता है जिससे आप आगे की अपना वे फॉरवर्ड डिसाइड करते हैं। तो या यू आर राइट, आई थिंक इट्स वास्ट फील्ड। तो बहुत ज़्यादा वास्ट इसकी एप्लीकेशन है, बहुत ज़्यादा इसकी वास्ट बहुत ज़्यादा इसका जो अगर आप इसका एज देखें, बहुत ज़्यादा इसकी जो अगर आप एप्लीकेशन देखें तो बहुत ज़्यादा वाइड एप्लीकेशन है, डिफरेंट फील्ड्स में लग सकती है, डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ फील्ड्स में लग सकती है कि यार अगर आप छोटी-छोटी चीज़ों में घुसना शुरू हो जाएँ तो उसके अंदर इसकी डेटा की एप्लीकेशन काफ़ी ज़्यादा है। दैट बीइंग सेड, हर एक का फोर्टे नहीं होता, हर एक क्वांटिटेटिव साइड पे नहीं जा सकता, हर एक को मैथ पसंद नहीं होती। तो क्वालिटेटिव साइड कौन सी यहाँ पे 2-3 चीजें बता दें, कौन सी ऐसी हैं जो आपको लगे कि मैं आज एक स्टूडेंट हूँ, ठीक है, और मुझे लगता है कि ठीक है जी, मे बी डेटा एनालिसिस इज आल्सो गुड फॉर मी, मुझे सेल्फ चेक करने के लिए क्या क्या देखना चाहिए? जो मुझे लगता है कि लाइक इफ आई एम गुड विद नंबर्स, क्या ये होगा, आप उसको वैलिडेट कर दीजिएगा। अगर मेरी जजमेंट अच्छी है, ठीक है, और मुझे जो है पैटर्न्स नजर आते हैं डिफरेंट डाटा के अंदर, और मैं उसको रिवर्स कनेक्ट कर सकते हैं डॉट्स को। इसके अलावा क्या हो सकता है? ये इनमें से भी आप फिल्टर कर दें अगर मैं सही कहा या नहीं कहा। बिल्कुल आप सही पॉइंट्स पे टच कर रही हैं कि अगर आपको एनालिटिक्स और उस साइड पे जाना होता है तो आपको जो ज़्यादा फोकस होता है आपका मेनली ये होता है कि यार डू आई इवन अंडरस्टैंड नंबर। अगर एक नंबर मेरे सामने फेंक दिया जाए, मतलब अगर पूरी एक बैलेंस शीट या कोई इस तरह की आपके सामने फेंक दी जाए तो वुड यू अंडरस्टैंड दैट? आपको मतलब भी समझ में आएगा क्या हो रहा है, आपको ये समझ में आएगा कॉस्ट कहाँ पर ज़्यादा है, कहाँ से कट करनी है, वो वाला आपको डॉट्स कनेक्ट करना आएंगे या नहीं आएंगे। और ऐसा नहीं है कि आपको इंडस्ट्री नॉलेज होना ज़रूरी है, आपको बेसिकली उस चीज़ के लिए ये अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि आपको नंबर्स के अंदर पैटर्न्स नज़र आ रहे हैं या नहीं आ रहे। यस, तो नंबर के अंदर पैटर्न्स नज़र आ रहे हैं तो विद टाइम आपकी इंडस्ट्री नॉलेज इतनी बढ़ती जाती है कि आप स्टार्ट कनेक्टिंग डॉट्स, स्टार्ट मेकिंग स्टोरी आउट ऑफ नंबर। तो अगर आपको कुछ 2-4 चीज़ें हैं व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ डेटा एनालिस्ट, एक ये कि यू लाइक वर्किंग विद कंप्यूटर्स एंड पीपल, क्योंकि आपको कंप्यूटर के सामने बैठ के आपको कोडिंग वगैरह चीज़ें करनी होंगी, लेकिन यू विल हैव टू कम्युनिकेट टू लाइक डिफरेंट पीपल, और वो लोग ऐसे हो सकते हैं कि उनको मैथ बिल्कुल समझ ना आती, उनको टेक्निकल बिल्कुल नॉलेज। आर यू गुड विद कंप्यूटर्स एंड एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट, सिंपलीफाई करके उसको करना, कम्युनिकेट करना, राइट? बिल्कुल। बहुत सारे लोग हैं, अगर आप उनको जाके बताना शुरू हो जाएँ कि ये स्टैटिस्टिकल टेक्निक लगाई, इस स्टैटिस्टिकल टेक्निक से ये हुआ, ये मेरा मीन आया, ये आया, वो आया, आपने फुल jargon लगा दिया, उनके काम का नहीं होता हुआ ना, किसी काम का नहीं है, वो बेचारा आगे से कंफ्यूज हो जाएगा और कि यार ये पता नहीं शायद बहुत हाई फाई चीज़ हो रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा। एंड यूजुअली जो हाई लेवल एग्जीक्यूटिव्स होते हैं उनको आपको ज़्यादा आसान अल्फाज में भी समझाना होता है कि उनके पास इतना टाइम भी नहीं होता कि वो आपकी
पूरी थियरी समझें। तो जो का प्रेजेंट करना आपको उसकी अपनी इवैल्यूएशन को या आपकी जो इंटरप्रिटेशन उसको प्रेजेंट करना भी आना चाहिए सिंप्लीफाइड तरीके से। एग्जैक्टली, ठीक है, एग्जैक्टली। तो वो दैट एस्पेक्ट इज रियली रियली इंपॉर्टेंट। और दूसरा एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट जो है कि आपको यू शुड बी गुड विद नंबर्स। और जो तीसरा एस्पेक्ट इंपॉर्टेंट है कि जब आप कम्युनिकेट कर रहे होते हैं तो लोगों को आपकी बात समझ में आ जाती है। अगर आपको अपनी बात समझाना नहीं आ रही है और आपको अपनी बात थोड़ी सी मुश्किल लग रही है समझाना, तो वो स्पेशली उस पर्सपेक्टिव से कि जब आप क्वांटिटेटिव को क्वालिटेटिव में कन्वर्ट कर रहे हैं, जब आप क्वांटिटेटिव को किसी लॉजिकल उससे समझाने की कोशिश कर रहे हैं, नंबर्स 1 + 1 2 की बात नहीं कर रहा मैं, आप किसी रिजल्ट्स को उस तरह समझाने की कोशिश कर रहे हैं किसी लेमैन को समझ में आ जाए जिसने आज तक मैथ्स ना पढ़ी हो, जिसने आज तक कोई स्टैट्स ना पढ़ी हो, जिसको पता भी नहीं है कि आपका बिजनेस क्या है। अगर आप उसको कोई बात समझा सकते हैं, अगर आप I had a manager who used to say, if you can explain this chart to a friend who has never studied anything about this business, then you have done a good job. Great. तो वो वाला एस्पेक्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप सेल्फ चेक कर रहे होते हैं तो एक चीज़ मुझे जो स्टैंड आउट जो मेरे हिसाब से मुझे अच्छी लगती है कि जिससे मैं रियलाइज़ कर पाता हूँ कि यार ये चीज़ मुझे पसंद है करना है या नहीं। मैं किसी चीज़ पे काम करना शुरू करता हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा नींद आने लगे वो काम करते, तो मुझे आई रियलाइज़ कि यार ये मैं नहीं कर सकता, ये शायद अभी हो रहा है 1-2 घंटे हो जाएगा, 1 हफ्ते हो जाएगा मैक्स, इसके बाद शायद आई वुड नॉट बी एबल टू कंटिन्यू दिस वर्क इन द लॉन्ग रन। तो वो मेरा एक अपना चेक है जो मैं यूज़ करता हूँ कि यार इफ़ आई एम इवन इंटरेस्टेड वर्क और नॉट। तो अगर आपको कोई चीज़ बहुत ज़्यादा बोर करने लगे तो यू आर प्रॉब्ली नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। और अगर आप उसको इसलिए परस्यू कर रहे हैं कि आपके दोस्तों ने करा हुआ है या आपको लग रहा है कि बहुत अच्छी चीज़ है, तो में that might not work out really well for you. Thank you very much, Hassan. आधा घंटा गुजर गया, पता नहीं चला। We have spoken for like more than 30 minutes now. मैं ये चाहूंगी कि क्योंकि हमारा जो डिस्कशन है ये बहुत वास्ट है, अभी तो हमने आपसे ये नहीं जाना कि बेसिकली आपने जब आपके डिफरेंट जो यूनिवर्सिटीज का वो सिलेक्शन था वो आपने कैसे किया, एंड यू नो फील्ड्स ऑफ स्टडीज आपने कैसे ली, एंड देन फिर जो कुछ प्रैक्टिकल आपके जो एक्सपीरियंसेस हैं like for the यूनिवर्सिटी के एक्सपीरियंसेस कैसे होते हैं, एंड देन डिफरेंट तरह का स्टडिंग पैटर्न कैसा होता है वहाँ पे, एंड देन फिर लाइफ को बैलेंस करना विद जॉब, घर से दूर फैमिली के साथ। ठीक है आपके कुछ फैमिली मेंबर्स वहाँ पे हैं बट इट्स नॉट के लिए उस तरह का पूरा पेरेंट्स साथ नहीं होते हैं या आपकी इमीडिएट फैमिली साथ नहीं होती है। So what are the tips for the people who are planning right now or they have just moved abroad? तो और खासतौर से यूएस में रहते हुए अगर आप वहाँ की स्पेशल में बता देंगे तो दैट वुड बी रियली हेल्पफुल, और समझती हूँ कि कंट्रीब्यूशन होगा आपका। थैंक यू वेरी मच। और आपने बिल्कुल सही कहा कि वक्त बहुत जल्दी से गुजर गया और अभी भी इतनी सारी बातें हैं जो अगले सीरीज में हमने कवर करनी है। तो बिल्कुल आई थिंक जस्ट स्क्रैच द सरफेस। अभी तो बिल्कुल ही बेसिक बातें हैं, बिल्कुल ये बात हुई कि मैंने कैसे किया कि मैंने अपने एस्पेक्ट में क्या किया है। तो आई थिंक ज़्यादा जब हम डीप डाइव करना शुरू करेंगे इस चीज़ के अंदर तो वील स्टार्ट टचिंग मोर ऑन हाउ कैन यू डू दिस स्टफ, हाउ कैन यू मूव अब्रॉड, व्हाट डू यू नीड टू हैव टू मूव अब्रॉड इफ़ यू वांट टू मूव अब्रॉड। सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही है कि इफ़ यू वांट टू मूव अब्रॉड, कि अगर आप, ज़रूरी नहीं है कि हर एक को बाहर जाना हो, बहुत अच्छी बात है, पाकिस्तान में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और ये बात भी इंपॉर्टेंट है बड़ी कि आपको समझ में आना चाहिए कि आपको जाना भी क्यों है। तो इंशाल्लाह हम आगे जाके उन चीज़ों पर डिस्कशन ज़्यादा करेंगे और होपफुली ये लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। जी इंशाल्लाह we will continue that and that will really good I think contribution to the people as well as जो प्रैक्टिकल नॉलेज आपकी हम सुनेंगे तो शायद बहुत सारे स्टूडेंट्स इस वक्त शायद अभी गए हैं वहाँ पर या जाने का प्लान कर रहे हैं, तो आपको इस वजह से उनको बहुत हेल्प मिलेगी। थैंक यू सो वेरी मच एंड इंशाल्लाह सी यू सून। थैंक यू शादिया। अल्लाह हाफिज़। जुड़े रहिएगा इस चैनल के साथ, हम आपको बताएंगे उन तमाम सवालात के जवाब जो कि आपको आजकल परेशान करते हैं कि आपने अपना करियर कहाँ से और कैसे शुरू करना है। सो स्टे ट्यून टू आवर चैनल बिकॉज हमें यकीन है कि ये तकरीबन 1 घंटे का डिस्कशन इस चैनल पे जो आप सुनेंगे आपके अगले 5 साल की डायरेक्शन ज़रूर सेट कर देगा।